हेलो दोस्तों, मैं हूं कुतुबुद्दीन। साइंसिया मैथ पर आपका स्वागत करता हूं। पिछले लेक्चर में हमने देखा था कि फिजिकल चेंज क्या होता है और केमिकल चेंज क्या होता है। फिजिकल चेंज में क्या होता है, केवल फिजिकल चेंज होते हैं, उसमें कोई नया मटेरियल नहीं बनता है। केमिकल चेंज में क्या होता है, नया मटेरियल बनता है। अब बात आती है कि केमिकल चेंज अगर हो रहा है तो यानी केमिकल रिएक्शन हो रहा है। तो केमिकल रिएक्शन का पता लगाने के लिए कुछ चीजें होती हैं, तो उसको समझने के लिए पहले हम एक्टिविटी देख लेते हैं। पिछले वीडियो में हमने एक्टिविटी 1.1 देखा था, जिसमें हम लोग क्या कर रहे थे बेटा, मैग्नीशियम रिबन को बर्न कर रहे थे। किसको? मैग्नीशियम रिबन को बर्न कर रहे थे। बर्न करने का मतलब होता है कि एयर से रिएक्शन करवाना। जब भी बेटा एयर की बात हो तो आप समझ जाइए कि ऑक्सीजन की बात हो रही है। एयर का यही एक ऐसा कंपोनेंट है जो आग लगाने में मदद करता है। नाइट्रोजन 78% है लेकिन वो आग नहीं लगाता है। ऑक्सीजन 21% है लेकिन ये आग लगा देता है। तो जब भी एयर की बात हो तो ऑक्सीजन की बात हो रही है। किसी भी चीज को हम जलाते हैं तो ऑक्सीजन से रिएक्शन करवाते हैं। अब रिएक्शन करवा रहे हैं बेटा तो क्या बनेगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा। क्या बनेगा? मैग्नीशियम ऑक्साइड। इस एक्टिविटी को अगर आप लेबोरेटरी में करते हैं तो आपको दिखाई देगा, सबसे पहली बात दिखाई देगी कि जो मैग्नीशियम रिबन है वो कैसे जलेगा, डेजलिंग फ्लेम के साथ जलता है। डेजलिंग फ्लेम का मतलब ऐसी फ्लेम जिसमें चमक बहुत ज्यादा हो, तो ये डेजलिंग फ्लेम के साथ जलता है। और दूसरी बात, जो मैग्नीशियम ऑक्साइड है वो आपको मिलता है पाउडर के फॉर्म में। यानी क्या होता है बेटा, पाउडर फॉर्म हो जाता है, पाउडर बनता है ना। अब देखिए, डेजलिंग फ्लेम की तरह जलता है, यानी इसको हम व्हाइट फ्लेम भी कहते हैं। कहीं कहीं बेटा लिखा हुआ है व्हाइट फ्लेम और कहीं कहीं लिखा हुआ है बेटा ब्राइट फ्लेम, है ना। तो ये सब एक ही चीजें हैं, चाहे डेजलिंग फ्लेम रहे, चाहे व्हाइट फ्लेम रहे, चाहे ब्राइट फ्लेम रहे, ये तीनों चीजें एक ही चीज हैं। और दूसरी बात, मैग्नीशियम रिबन जो होती है ये सॉलिड स्टेट में होती है और एक पट्टी की तरह होती है। रिबन मतलब होता है पट्टी, तो पट्टी की तरह होती है और बहुत मजबूत होती है। इसको जब जला देते हैं यानी ऑक्सीजन से रिएक्शन करा देते हैं, बर्न कराते हैं, तो ये बनाता है मैग्नीशियम ऑक्साइड। जो मैग्नीशियम ऑक्साइड है वो पाउडर के फॉर्म में मिलता है और इस पाउडर का कलर होता है व्हाइट। पाउडर का कलर क्या होता है? व्हाइट कलर होता है। मैग्नीशियम की रिबन की जो कलर है वो क्या है बेटा, सिल्वरी व्हाइट है, यानी सिल्वर कलर का होता है। कौन से कलर का? सिल्वर कलर का। इस सिल्वरी व्हाइट में और व्हाइट में आप प्रैक्टिकल करेंगे, आपको ठीक डिफरेंस दिखाई देगा, है ना। ये एक्टिविटी हमने 1.1 में देखा था। एक्टिविटी 1.2 है जिसमें लिखा हुआ है बेटा कि लेड नाइट्रेट ले लो और लेड नाइट्रेट के सॉल्यूशन में पोटेशियम आयोडाइड मिला लो। देखो, लेड नाइट्रेट क्या है, लेड नाइट्रेट लेना है। लेड नाइट्रेट लेने के बाद इसमें मिला देना है बेटा पोटेशियम आयोडाइड। क्या मिला देना है? पोटेशियम आयोडाइड। देखिए, इसके बाद नहीं लिखा हुआ है कि होता क्या है। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो लेड नाइट्रेट और पोटेशियम आयोडाइड। लेड नाइट्रेट जो है बेटा ये लिक्विड स्टेट में है, ठीक। पोटेशियम आयोडाइड किस में है? लिक्विड स्टेट में है। लेड नाइट्रेट किस में है? लिक्विड स्टेट में है। पोटेशियम आयोडाइड किस में है? यह भी लिक्विड स्टेट में है। जब लेड नाइट्रेट पोटेशियम आयोडाइड से रिएक्शन करता है तो ये लेड क्या करेगा, पोटेशियम को हटाकर आयोडाइड से क्या करेगा, टाई अप कर लेगा और पोटेशियम नाइट्रेट से टाई अप कर लेगा, तो बना लेगा बेटा लेड आयोडाइड पोटेशियम नाइट्रेट। तो हम क्या लिखेंगे? लेड आयोडाइड लिखेंगे। क्या लिखेंगे? लेड आयोडाइड और प्लस पोटेशियम नाइट्रेट। क्या बना लेगा? पोटेशियम
नाइट्रेट बना लेगा। एक बात ध्यान दीजिए, यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि जो लेड नाइट्रेट है ये सॉलिड स्टेट में, और ये किस स्टेट में है? लिक्विड स्टेट में। किस स्टेट में? लिक्विड स्टेट में। और ये जो लेड आयोडाइड का कलर है ये येलो कलर का होता है। और एक बात जानिए, अगर दो लिक्विड आपस में मिक्सअप किए जाते हैं या रिएक्शन कराए जाते हैं, इसके बाद अगर कोई चीज सॉलिड स्टेट में मिलती है तो इसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं प्रेसिपिटेट। क्या यूज करते हैं? प्रेसिपिटेट, जिसको हिंदी में अवक्षेप कहते हैं। तो ये कौन सा स्टेट है? सॉलिड स्टेट है ना। तो लिक्विड है, लिक्विड। सॉलिड का मतलब बहुत सारे बच्चे समझते हैं कि जैसे हमारा बोर्ड है या चाक है इस तरह से मजबूत हो, नहीं, हम उस सभी चीजों को सॉलिड स्टेट कहते हैं जिसका शेप और साइज बदलने के लिए हमें फोर्स अप्लाई करना पड़े, है ना। जैसे मान लीजिए गीली मिट्टी है, तो गीली मिट्टी सॉलिड स्टेट में होती है, जब तक उस पर हम फोर्स नहीं लगाएंगे उसका शेप साइज नहीं बदलेगा। इसका मतलब वो सॉलिड स्टेट में होता है। तो एक्टिविटी 1.2 में है कि लेड नाइट्रेट और पोटेशियम आयोडाइड का आपस में रिएक्शन करवा देते हैं। लेड नाइट्रेट लिक्विड स्टेट में है, पोटेशियम आयोडाइड लिक्विड स्टेट में है। तो लेड जो है किससे रिएक्शन कर रहा है बेटा? आयोडाइड से रिएक्शन कर रहा है। और पोटेशियम किससे रिएक्शन कर रहा है? नाइट्रेट से रिएक्शन कर रहा है। इस तरह से लेड पोटेशियम को हटा दिया और पोटेशियम लेड की जगह ले रहा है और लेड पोटेशियम की जगह ले रहा है। तो लेड आयोडाइड हो गया और पोटेशियम नाइट्रेट हो गया। ये बन जाता है बेटा लेड आयोडाइड और पोटेशियम नाइट्रेट। इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चेंज है वो ये है कि जो लेड आयोडाइड है ये येलो प्रेसिपिटेट के फॉर्म में दिखाई देता है। किस फॉर्म में? येलो प्रेसिपिटेट के फॉर्म में दिखाई देता है। ये एक्टिविटी 1.2 है, एक्टिविटी 1.1 है, ये एक्टिविटी 1.2 है। इसके बाद एक एक्टिविटी आता है 1.3। 1.3 में क्या है बेटा? जिंक को, किसको? जिंक को एसिड के साथ रिएक्शन करवा देते हैं। किसके साथ? एसिड के साथ। एसिड के लिए एक स्पेशल वर्ड दिया हुआ है, एक स्पेशल कंपाउंड है जिसको हम लोग कहते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड। क्या कहते हैं? हाइड्रोक्लोरिक एसिड कहते हैं। एक दूसरा एसिड है वह भी हम यूज कर सकते हैं, वो क्या है बेटा? सल्फ्यूरिक एसिड है। क्या है? सल्फ्यूरिक एसिड। तो जिंक को एसिड में मिलाया जाता है। अब जिंक का कलर देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। जिंक जो होता है बेटा ग्रे कलर का होता है। क्या होता है? ग्रे कलर का। जिंक को एसिड में मिलाया जाता है तो क्या आपको दिखाई देगा? जिंक साल्ट मिलेगा। क्या मिलेगा? जिंक साल्ट मिलेगा। जिंक साल्ट जो होता है बेटा वो कलरलेस होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। जिंक देखिए सॉलिड स्टेट में था। किस स्टेट में? सॉलिड स्टेट में। एसिड क्या है बेटा? लिक्विड स्टेट में है। जिंक साल्ट क्या है? यह लिक्विड स्टेट में होगा। और उसके बाद क्या बनाएगा? हाइड्रोजन गैस रिलीज करता है। हाइड्रोजन गैस रिलीज करता है। यहां हमने 3 एक्टिविटी देखा। अब जिंक देखिए ग्रे कलर का है, ये क्या हो गया बेटा? कलरलेस हो गया। यानी इन तीनों एक्टिविटी को देखने के बाद पता चलता है कि हम केमिकल रिएक्शन का अंदाजा लगाने के लिए यह देखते हैं कि उसमें कुछ ऐसा चेंज हो जाए जो हमें साफ साफ दिखाई दे। अगर हमें दिखाई नहीं देगा तो हम कैसे समझेंगे कि रिएक्शन हो रहा है या नहीं हो रहा है। इसलिए क्लास 10th में जितने भी रिएक्शंस दिए गए हैं, मोस्टली रिएक्शंस ऐसे हैं जिसमें आपको देखने को मिलेगा कि कुछ ना कुछ ऐसा चेंज होगा जिसकी वजह से आपको पता चलेगा कि यहाँ रिएक्शन हो रहा है। यहाँ देखिए मैग्नीशियम है, एयर के साथ रिएक्शन करेगा, मैग्नीशियम रिबन की तरह होता है और वो पाउडर बन जाता है। क्या बन जाता है? पाउडर बन जाता है। ये डेजलिंग फ्लेम या व्हाइट फ्लेम या ब्राइट फ्लेम है ना, यानी चकाचौंध कर देने वाली रोशनी को डेजलिंग कहते हैं।
चकाचौंध कर देने वाली का मतलब कि आप इसको ठीक से देख नहीं पाएंगे, इतनी चमक होती है इसमें, उसको कहते हैं हम लोग डेजलिंग फ्लेम। तो जो डेजलिंग फ्लेम होता है उससे हम पता चलता लग रहा है कुछ रिएक्शन हो रहा है, भाई कुछ ना कुछ रिएक्शन होगा तभी तो दिखाई देगा कि डेजलिंग फ्लेम है, आग जल रही है ना। और दूसरी बात, जो रिबन ऐसे सॉलिड की तरह एकदम मजबूत थी वो कैसे हो जाती है बेटा, पाउडर में बदल जाती है। कैसे बदल जाती है, पाउडर में। दूसरे में हम देखते हैं कि दो लिक्विड चीजें हैं, इसको आपस में मिक्सअप कर रहे हैं तो क्या मिल रहा है, सॉलिड स्टेट मिल जा रहा है। देखो लेड नाइट्रेट लिक्विड स्टेट में है, पोटेशियम आयोडाइड लिक्विड स्टेट में है, लेकिन जो लेड आयोडाइड है वो सॉलिड स्टेट में है और येलो प्रेसिपिटेट बना लेता है बेटा। क्या बना लेता है, येलो प्रेसिपिटेट। इसलिए इन तीनों एक्टिविटी को देखने के बाद हम कुछ रिजल्ट निकालते हैं। क्या निकालते हैं, रिजल्ट। नोट कर लिए हैं, है ना, रिजल्ट निकालते हैं। अब रिजल्ट के बेस पर हम लोग कुछ कंक्लूड करेंगे, कुछ अंदाजा लगाएंगे, उसके बेस पर हमें कुछ ऑब्जर्वेशन के बेस पर हमें कुछ ना कुछ स्टेटमेंट मिलेगा जिसके बेस पे हम कुछ एनालिसिस कर सकते हैं। पहला देखिए, एक कंडीशन ये है कि स्टेट में चेंज हो सकता है। किसमें, स्टेट में चेंज हो सकता है। स्टेट में चेंज होने का मतलब है कि हो सकता है सॉलिड से लिक्विड में चेंज हो जाए, हो सकता है लिक्विड से गैस में चेंज हो जाए, हो सकता है गैस से लिक्विड में चेंज हो जाए, हो सकता है गैस से सॉलिड में चेंज हो जाए, हो सकता है लिक्विड से सॉलिड में चेंज हो जाए। इस तरह से अगर चेंजेज आएंगे तो हम ये कह सकते हैं कि हो सकता है, गारंटी नहीं बेटा, हो सकता है कि यहाँ कोई केमिकल रिएक्शन हुआ हो, यहाँ कोई केमिकल चेंज हुआ हो। और दूसरा है कि अगर हीट रिलीज या एब्जॉर्ब हो रहा है उससे भी अंदाजा लगाएंगे। हीट क्या हो रहा है, रिलीज या एब्जॉर्ब हो रहा है। जैसे एक बात समझिए, अगर रोशनी निकल रही है, लाइट निकल रही है, तो यह भी एक टाइप की एनर्जी है। और दूसरी बात, उसके पास आप अपना हाथ ले जाएंगे, देखेंगे वो बहुत गर्म हो जाता है ना। तो चेंज इन या हीट रिलीज यानी टेम्परेचर में कोई चेंज होता हुआ अगर दिखाई दे तो उसे हम क्या कहेंगे, हो सकता है यहाँ कुछ रिएक्शन हुआ हो। टेम्परेचर में कोई चेंज हो तो इसे हम क्या कहेंगे, हो सकता है कुछ रिएक्शन हुआ हो। तीसरा जो अंदाजा हम लोग लगा सकते हैं वो हो सकता है कि गैस रिलीज हो रहा हो या गैस का इवोल्यूशन हो रहा हो। यानी गैस का इवोल्यूशन होने का मतलब जो गैस है वो रिलीज हो रही है। अगर गैस रिलीज हो रहा है, जैसे देखिए एक्टिविटी 1.3 में देखिए बेटा, जिंक है, जिंक से क्या बना था, जिंक साल्ट और हाइड्रोजन गैस निकला था ना। तो इससे पता चलता है कि अगर गैस रिलीज होगा या गैस का इवोल्यूशन हो रहा तब भी केमिकल चेंज हो रहा। और दूसरी बात देखिए, कलर में भी चेंज जा रहा है। जिंक से यानी ग्रे कलर का था और ये कलरलेस हो गया, तो कलर चेंज आएगा, तब भी हम क्या कहेंगे बेटा, केमिकल रिएक्शन कहेंगे। अब यहां एक बात समझ लीजिए, चेंज इन कलर। अब यहां एक बात समझ लीजिए कि अगर कलर में चेंजेज आ रहे हैं तब भी हम कहेंगे कि यहां केमिकल रिएक्शन हो रहा है। यानी चेंज इन स्टेट, सॉलिड लिक्विड गैस का आपस में अगर एक्सचेंज हो रहा है या बदल रहा है तब भी हम कह सकते हैं हो सकता है यहाँ हो। या टेम्परेचर में कुछ कमी हो जाए या ज़्यादा हो जाए तब भी कह सकते हैं। अगर गैस रिलीज हो रहा है या इवॉल्व हो रहा है तब भी हम कह सकते हैं। या कलर में चेंज आ जाए, हो सकता है कलरलेस हो उससे कलरफुल हो जाए, हो सकता है कलरफुल हो कलरलेस हो जाए। इस तरह के अगर सिम्टम्स हम लोग देखेंगे तो उसे हम क्या कहेंगे कि वहाँ केमिकल चेंज हुआ है। इसका मतलब समझ लीजिए, ये एनसीईआरटी का स्टेटमेंट है और बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर इन चारों स्टेट के बेस पर, ये चारों कैरेक्टर के बेस पर अगर हम पता लगाते हैं कि कोई चीज़ में रिएक्शन या केमिकल चेंजेज हो रहा है या केमिकल रिएक्शन हो रहा है या नहीं हो रहा है, इसका ठीक दूसरा मतलब समझ लीजिए कि एग्जामिनर जब भी पूछेगा बेटा तो कलर चेंज, टेम्परेचर चेंज, हीट चेंज या गैस इवोल्यूशन या चेंज इन स्टेट, इसके बेस पर क्वेश्चन पूछेगा। और पिछले साल के कई पेपर्स देखने के बाद पता चला है
कि इन्हीं सब पॉइंट्स को लेकर क्वेश्चन बहुत सारे पूछे गए हैं। इसका मतलब है कि अगर एनसीईआरटी किसी पॉइंट को हाईलाइट करती है तो बेशक वो क्वेश्चन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, हर एक लाइन इम्पॉर्टेंट है जो आप लोग एनसीईआरटी से लर्न करते हैं। और दूसरी बात, एनसीईआरटी से जितने भी क्वेश्चंस बनाए जाते हैं सारे के सारे सीबीएसई वाले क्वेश्चंस एनसीईआरटी के ही होते हैं। ये अलग बात है, पूछने का तरीका बदल देता है। पूछने का तरीका कितना बदल सकता है? पूछने का तरीका सिर्फ इतना बदलेगा कि मान लीजिए एक बार पूछा कि आपके पिता का क्या नाम है, तो दूसरी बार बेटे का नाम दे के पूछेगा कि इसके पिता का क्या नाम है। तीसरी बार बाप का नाम दे के पूछेगा बेटे का क्या नाम है। और चौथी बार पूछेगा बाप और बेटे का नाम दे देगा, बोलेगा इन दोनों का आपस में क्या रिलेशन है। सिर्फ सीबीएसई यही करती है, क्वेश्चन को पूछने का तरीका बदलती है लेकिन आंसर्स नहीं बदलते हैं। इसलिए बोर्ड एग्जाम का क्वेश्चन पेपर थोड़ा लंबा होता है, समझना बहुत जरूरी होता है। केस बेस्ड क्वेश्चंस बहुत सिंपल होते हैं, लेकिन उन्हीं बच्चों के लिए सिंपल है जो सिलेबस को ठीक तरीके से कवर किया है। तो सिलेबस को अगर ठीक तरीके से कवर करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करिए। इसके बाद आइए हम लोग स्टडी करते हैं कि जो केमिकल रिएक्शंस होते हैं उस केमिकल रिएक्शंस को हम लोग एक स्पेशल वर्ड, एक स्पेशल नाम देते हैं जिसका नाम है केमिकल इक्वेशन। क्या नाम है बेटा? केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन में हम क्या पढ़ते हैं कि राइट हैंड साइड यानी जो रिएक्टेंट है और प्रोडक्ट है उनके मास बराबर होने चाहिए। क्या होने चाहिए? मास बराबर होने चाहिए। तो इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज है और डायरेक्ट लाइंस हैं जो आपको जानना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। और केमिकल रिएक्शन को जब हम बैलेंस करते हैं तो उसके लिए एक स्पेशल वर्ड आ जाता है बैलेंसिंग केमिकल। अब रिएक्शन नहीं कहेंगे बेटा, केमिकल इक्वेशन कहेंगे। हमें बैलेंस करना है ना। बैलेंस करने का मतलब होता है जो लेफ्ट हैंड साइड है वो राइट हैंड साइड के बराबर होगा। अब हम शुरू करते हैं केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करना, केमिकल रिएक्शन को लिखना। लिखने का तरीका क्या है ये आप क्लास 9th में कुछ कंपाउंड के बारे में पढ़ चुके हैं। बहुत सारे बच्चे नहीं पढ़े हैं, अलग बात है, लेकिन अगर नहीं पढ़े तो मैं बताऊंगा, है ना। जैसे देखिए पहला लिखा हुआ है एक्टिविटी, पहले में हमने देखा था Mg है और ये किससे रिएक्शन कर रहा है? एयर से। एयर का मतलब है O2 से रिएक्शन कर रहा है ना। Mg देखिए सॉलिड स्टेट में होता है बेटा। ऑक्सीजन किस स्टेट में होता है? गैसियस स्टेट में होता है। ये रिएक्शन किससे करेगा? मैग्नीशियम ऑक्सीजन से रिएक्शन करेगा तो बना लेगा बेटा MgO। MgO क्या है? ये सॉलिड स्टेट में, ठीक है। Mg है यानी मैग्नीशियम, एयर यानी ऑक्सीजन यानी O2 से रिएक्शन कर रहा है। क्या बन रहा है बेटा? मैग्नीशियम ऑक्साइड बन रहा है। क्या बन रहा है? मैग्नीशियम ऑक्साइड। देखो पिछली बार हमने क्या लिखा था कि मैग्नीशियम को Mg यानी सिंबलाइज नहीं किया था। यहां देखिए सिंबल लिख दिया हमने। मैग्नीशियम क्या क्या लिख दिया बेटा? सिंबल लिख दिया। ऑक्सीजन या एयर के सिंबल के लिए हमने O2 लिख दिया, मैग्नीशियम ऑक्साइड के लिए MgO लिख दिया। अब हमें यह देखना है कि जितना लेफ्ट हैंड साइड जितने एटम है क्या राइट हैंड साइड उतने ही एटम है या नहीं है। चेक कर लेते हैं। यहाँ मैग्नीशियम कितना बेटा? 1 है, वहाँ मैग्नीशियम 1 है, चलिए ठीक है। यहाँ मैग्नीशियम 2 है, यहाँ मैग्नीशियम 1 ही है। तो एक बात जान लीजिए, ये एक कंपाउंड का नाम है, इसके अंदर हम कोई छेड़खानी नहीं कर सकते। इसके अंदर हम कोई छेड़खानी नहीं कर सकते हैं। यानी जब भी हम कोई नंबर लगाएंगे तो इस बॉक्स से पहले लगाएंगे। क्या करेंगे? बॉक्स से पहले। 2 ऑक्सीजन है, इसको 2 करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 2 ऑक्सीजन तो हो गया बच्चा, लेकिन 2 मैग्नीशियम हो गया। इधर 2 मैग्नीशियम है, इधर 1 है, तो यहां भी हम 2 कर देंगे। इस तरह से ये क्या हो गया? बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन हो गया। क्या हो गया? बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। चेक कर लेते हैं। 2 मैग्नीशियम इधर है, 2 मैग्नीशियम उधर है, 2 ऑक्सीजन इधर है, 2 ऑक्सीजन
उधर है। ये तो मैग्नीशियम और ऑक्सीजन से रिएक्शन किया तो क्या बना, मैग्नीशियम ऑक्साइड, है ना। जब कोई चीज हम जलाते हैं तो वहां एक कॉमन चीज देखते हैं और बहुत इंपॉर्टेंट चीज देखते हैं कि कोई भी चीज अगर जलाते हैं तो नॉर्मली उससे हीट निकलती, इसलिए यहां लिख देते हैं बेटा प्लस हीट। क्या लिख देते हैं, प्लस हीट लिख देते हैं। यानी बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन में क्या होता है, नंबर ऑफ एटम ऑफ रिएक्टेंट्स, नंबर ऑफ एटम्स ऑफ रिएक्टेंट्स किसके बराबर हो जाता है बेटा, इज इक्वल टू नंबर ऑफ एटम्स ऑफ प्रोडक्ट्स। क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ एटम्स ऑफ प्रोडक्ट लिखेंगे, नंबर ऑफ एटम्स ऑफ प्रोडक्ट, है ना। क्या लिखेंगे। और एक बात जान लीजिए, अगर सारे नंबर ऑफ एटम रिएक्टेंट के नंबर ऑफ एटम प्रोडक्ट के बराबर होंगे तो एक बात जान लीजिए, मान लीजिए यहाँ मैग्नीशियम है, वहां मैग्नीशियम ऑक्साइड है, यहाँ मैग्नीशियम अकेले है ना, वहां मैग्नीशियम ऑक्सीजन से टाई अप कर लिया है। लेकिन एक बात जानिए, अगर मैग्नीशियम का यहाँ 24 ग्राम इसका मोलर मास है तो इस मैग्नीशियम का उतना ही मास होगा। यानी मास ऑफ रिएक्टेंट जो होता है वो मास ऑफ प्रोडक्ट के बराबर होगा। मास ऑफ रिएक्टेंट किसके बराबर होगा, मास ऑफ प्रोडक्ट के बराबर होगा। इसका दूसरा मतलब समझिए कि अगर ऐसा है बेटा तो इसका एक और मतलब है कि आप पढ़े होंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। क्या पढ़े हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास का क्या रूल है कि ना तो आप मास को क्रिएट कर सकते हैं और ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। तो मास को ना तो आप क्रिएट कर सकते हैं ना तो डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। यानी मास जो होता है या द्रव्यमान, उसको ना तो आप बना सकते हैं और ना बिगाड़ सकते हैं, ना पैदा कर सकते हैं और ना नष्ट कर सकते हैं। इसका मतलब हुआ कि अगर ऐसा हम कुछ कर ही नहीं सकते हैं तो रिएक्शन से पहले जो मास रहेगा रिएक्टेंट का, रिएक्शन के बाद प्रोडक्ट के मास के बराबर होगा। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास का मतलब होता है मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ना। मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड, मतलब ना तो पैदा कर सकते हैं ना तो हम लोग बना सकते हैं। फिर दूसरी बात आती है, कभी कभी बच्चे सोचते हैं कि सर इतनी ज़्यादा लकड़ी रहती है, लकड़ी को हम लोग जला देते हैं, जलाने के बाद देखते हैं कि सर जो ऐश है या राख है इतना थोड़ा सा बचता है, बाकी सब कहाँ चला जाता। तो एक बात जान लीजिए, कोई लकड़ी है उसको आप जला रहे हैं तो निश्चित जानिए कि उसमें कार्बन है। तो कार्बन जब ऑक्सीजन से रिएक्शन करेगा तो बनाएगा कार्बन डाइऑक्साइड, और जो कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है तो कार्बन डाइऑक्साइड होता है ट्रांसपेरेंट। तो ट्रांसपेरेंट चीजें हमारी आंखों से दिखाई नहीं देती है, तो इसीलिए लकड़ी जब जलती है तो उससे कार्बन डाइऑक्साइड गैस लगातार निकलता रहता है, इसलिए वो दिखाई नहीं देती है और वो इन्वायरमेंट में बिखर जाती है। अगर उसको हम एक कंटेनर में पैक कर दें और लकड़ी को अंदर जला दें और जलाने के बाद वजन करें और जलाने से पहले वजन करें तो दोनों के वजन में कोई डिफरेंस नहीं आएगा। इसीलिए ये कंक्लूजन निकाला गया कि मास ऑफ रिएक्टेंट जो होता है वो मास ऑफ प्रोडक्ट के बराबर होता है। यानी जो केमिकल रिएक्शन बैलेंस करते हैं या केमिकल इक्वेशन बैलेंस करते हैं वह लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास पर ही बेस है। किस पर बेस है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास पर ही बेस है। इसी को लिखा जाता है मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड। अब देखिए क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछा हुआ है, क्वेश्चन कहां पूछा हुआ है, बोर्ड एग्जाम में पूछा हुआ। क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में कैसे पूछता है बच्चा, ध्यान दीजिए। पहले एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन लिख देगा। क्या लिख देगा, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। उसको हम लोग कहते हैं एसर्शन। यानी एसर्शन में ये लिख दिया, एसर्शन में ये लिख दिया। और उसके बाद रीजन जब लिखेगा
तो रीजन में से चाहे स्टेटमेंट ये दे दे, चाहे ये दे दे, चाहे ये दे दे और चाहे ये दे दे, इन चारों स्टेटमेंट में से कोई एक स्टेटमेंट दे देगा और पूछेगा बेटा व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट ऑप्शन। ऑप्शंस क्या क्या होते हैं वो जान लीजिए। नॉर्मली असर्शन रीजन को देखकर बच्चे डर जाते हैं, डरने वाली बात नहीं है बेटा। एनसीईआरटी का लाइन बाय लाइन असर्शन और रीजन बनाने के लिए यूज किया जाता है, एकदम क्लियर जान लीजिए। अगर आप रेफरेंस बुक यूज करते हैं तो यूज करिए, कोई बात नहीं है, उसमें कोई गड़बड़ी नहीं है। बस प्रॉब्लम होती है कि अगर उसमें कुछ एक्स्ट्रा डेटा आपके सामने आता है तो बच्चे नॉर्मली ये सोच लेते हैं अरे वाह इसमें तो कुछ एडवांस मटेरियल है, मैं दूसरे बच्चों से थोड़ा ज़्यादा जानकार रहूँगा तो मेरे रिजल्ट्स अच्छे आएंगे, जो कि सोच बिल्कुल गलत है। ये बात ऐसे समझिए आपकी शादी हो रही हो और आप खूब ज़्यादा शराब पी लीजिए तो दुल्हन भाग जाएगी, है ना। तो उसी तरह से बोर्ड एग्जाम है, बोर्ड एग्जाम में जितना पूछा जाना है उसके लिए बुक फिक्स है कि बेटा रेफरेंस बुक आपकी है, टेक्स्ट बुक है एनसीईआरटी। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या सीबीएसई के पोर्टल पर जो सिलेबस डाउनलोड करेंगे उसके ठीक नीचे लास्ट में लिखा रहता है कि आप कौन सी बुक पढ़ेंगे, एनसीईआरटी बुक पढ़ेंगे। एनसीईआरटी बुक से क्वेश्चंस बनाए जाने का एक रीजन है क्योंकि ये ऐसी बुक है जो पूरे इंडिया में मिलती है और सीबीएसई ऑल इंडिया बोर्ड है। रेफरेंस बुक जो होती है वो अलग अलग स्कूल वाले अलग अलग चलाते हैं, इसलिए जो एग्जामिनर है या जो पेपर सेट करने वाले हैं वो रेफरेंस बुक को देखकर पेपर नहीं बनाते हैं, बल्कि पेपर एनसीईआरटी बुक को देखकर बनाया जाता है, सिलेबस को देखकर बनाया जाता है। और जो क्वेश्चंस हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज के भी क्वेश्चंस है, उसके लाइंस हैं। तो असर्शन रीजन देखिए, असर्शन भी सही है और रीजन भी सही है। एज इट इज अगर आपको याद है तब लिख सकते हैं, कहीं कुछ गड़बड़ी है, मन में कुछ डाउट्स हैं तो बिल्कुल नहीं लिख पाएंगे। तो ये असर्शन भी सही है, रीजन भी सही है। असर्शन को एक्सप्लेन किया जाता है रीजन से, तो असर्शन को एक्सप्लेन करने के लिए रीजन है, तो ये ऑप्शन नंबर 1 सही होता है। ऑप्शन नंबर 1 होता है असर्शन एंड रीजन आर ट्रू और रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। ये ऑप्शन नंबर 1 होता है। ऑप्शन नंबर दूसरा होता है असर्शन एंड रीजन आर करेक्ट बट रीजन इज नॉट एक्सप्लेनिंग द असर्शन। तो बेटा ऐसा होगा कब, जब ये दो स्टेटमेंट्स हो, दोनों सही हो, लेकिन दोनों का एक दूसरे से कोई लेना देना ना हो, तो वहां एक दूसरे को वो एक्सप्लेन नहीं करेंगे। एकदम जान लीजिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको कितने तरीके से पूछा जाएगा इसका अंदाजा कोई लगा नहीं सकता है, लेकिन अगर इसको आप जानेंगे तो क्वेश्चन चाहे जैसे पूछ जाए तुरंत समझ में आएगा। कुतुबुद्दीन सर पढ़ाए थे कि ये बेटा याद कर लेना, यही पूछेगा और पूछेगा यही। ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकता है, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन से जो मैग्नीशियम ऑक्साइड बना है इसकी जगह पर कोई भी केमिकल रिएक्शन लिख सकता है एग्जामिनर जो बैलेंस हो। कोई भी केमिकल रिएक्शन लिखे, ऐसा गारंटी नहीं है कि बेटा यही लिखेगा। कोई भी केमिकल रिएक्शन बैलेंस करके लिख देगा और नीचे ये लिख देगा, तो यहां एक दूसरे को वो एक्सप्लेन करेंगे। कभी कभी क्वेश्चन सिर्फ इतना पूछ लेता है कि आप रिएक्शन को बैलेंस कीजिए, कभी कभी सिर्फ इतना पूछ लेता है कि केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। तो केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करना जरूरी है, इसलिए ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास पर डिपेंड करता है। किस पर डिपेंड करता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास पर डिपेंड करता है। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास पर डिपेंड करता है, इसलिए कोई बात नहीं है बेटा। तो जितने भी केमिकल इक्वेशन है वो सारे के सारे बोर्ड एग्जाम में आपको बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन ही लिखना है। ऐसा कोई केमिकल इक्वेशन नहीं लिखेंगे जो अनबैलेंस्ड हो, है ना। अगर एग्जामिनर नहीं भी कहता है तब भी आपको बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन लिखना है। अगर नहीं लिखते हैं तो नंबर काट लिया जाएगा, अगर लिख देंगे तो बढ़िया है और नहीं लिखेंगे तो नंबर काट लिया जाता है। तो ये देखिए एक्टिविटी 1 का था बेटा। एक्टिविटी नंबर 2 देख लेते हैं। 1.2 का रिएक्शन लिख देते हैं। एक्टिविटी नंबर 1.2 में क्या था देखिए, एक था बेटा लेड नाइट्रेट, लेड
नाइट्रेट, NO3 का होल ट्वाइस होगा। क्या होगा? NO3 का होल ट्वाइस। ऐसा क्यों हो रहा है ये समझ लीजिए। देखिए Pb पर यानी प्लम्बम यानी लेड पर होता है 2+ चार्ज और NO3 पर 1- चार्ज। तो इसके चार्ज को यहां लिखा जाएगा, इसके चार्ज को यहां लिखा जाएगा। PbNO3 का क्या हो जाएगा बेटा? होल ट्वाइस हो जाएगा। इसी तरह से अब इसका रिएक्शन हम करवाते हैं पोटेशियम आयोडाइड से। पोटेशियम K+ है, I- है, दोनों पर एक प्लस चार्ज एक माइनस चार्ज, इसलिए यहां कोई इशू नहीं है। उसके बाद देख लेते हैं ये रिएक्शन जब होता, अब यहां देखिए ये लिक्विड स्टेट में था, ये भी लिक्विड स्टेट में था, है ना। अब बना लेगा बेटा लेड आयोडाइड। यहां थोड़ा हिंट दे दे रहे हैं, K+ रहेगा, I-। तो देखिए इसका इससे रिएक्शन होगा तो लिखा जाएगा PbI2। क्या हो जाएगा बेटा? PbI2। तो PbI2 हो जाएगा, अब प्लस K+ है, NO3- है, तो KNO3 हो जाएगा, प्लस KNO3। और एक बात देख लीजिए, लेड आयोडाइड जो मिला था वो किस स्टेट में मिला था? सॉलिड स्टेट में मिला था। किस स्टेट में? सॉलिड स्टेट में। तो लेड है, नाइट्रेट है, पोटेशियम आयोडाइड। अब देखिए लेड आयोडीन कितना बेटा? 2 है, तो यहां हम 2 आयोडीन लिख दिए। यहां देखिए 2 प्लम्बम है, यहां प्लम्बम कितना है? नहीं, यहां 2 आयोडाइड तो है ये बच्चा, यहां 2 आयोडाइड नहीं है, तो यहां 2 लिखेंगे, है ना। पोटेशियम यहां 2 है, तो यहां पोटेशियम 2 लिखेंगे। यहां नाइट्रेट 2 हो गया, यहां नाइट्रेट 2 है, ये क्या है? बैलेंस्ड हो गया, है ना। ये किस स्टेट में है? पोटेशियम नाइट्रेट लिक्विड स्टेट में है। ये रिएक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक्टिविटी कितने का है बेटा? 1.2 का, 1.3 का देख लीजिए। अगर जिंक है और किससे रिएक्शन कर रहा है? H2SO4 से रिएक्शन कर रहा है, तो ये बनेगा बेटा ZnSO4 बनेगा। क्या बनेगा? ZnSO4 बनेगा प्लस H2 बनेगा। देखिए ये ऐसा रिएक्शन है कि इसको हम लिखे और ये ऑटोमेटिक बैलेंस हो गया। इसको हमने बैलेंस नहीं किया, ये ऑटोमेटिक बैलेंस है। तो ऐसे कभी कभार ऐसा होता है कि आप रिएक्शंस लिखेंगे और रिएक्शंस ऑटोमेटिक बैलेंस हो जाएंगे, तो इसमें कोई दुख होने वाली बात नहीं है, सही है ना। इसलिए अब जो है ये थोड़ा वीडियो लंबा ना हो और आपका इंटरेस्ट हमारे वीडियो में बना रहे, इसलिए इसके बाद वाला लेक्चर हम फिर बाद में बनाएंगे बच्चा, यानी कल बनाएंगे। तब तक आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए। थैंक यू।